नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। मैं आपके साथ मनीषा शर्मा। वक्त हो चला है हमारी बड़ी बहस का, जिसमें बात होगी इंडी गठबंधन में फिर से पड़ रही दरार की। दरअसल समाजवादी पार्टी और अपना दल के संबंधों में दरअसल खटास पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और वजह है मिर्जापुर की लोकसभा सीट। सियासी हसरतें अपना दल ने दरअसल सूबे की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का बड़ा दावा कर दिया है, जिसमें फूलपुर, मिर्जापुर और आखिर में कौशाम्बी सीट शामिल है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकाली, जिसमें मिर्जापुर से सपा ने राजेंद्र एस बिंद को चुनावी दंगल में उतारा है। मतलब ये साफ है कि मिर्जापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरवादी यानी के प्रत्याशी आमने सामने लड़ते दिखाई देंगे। अटकलें ये भी है कि मिर्जापुर से खुद कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में उतर सकती है और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या इंडी गठबंधन में फिर से अपने अलग दल की राह चुनने वाला है। दरअसल क्या इंडी गठबंधन चुनाव से ठीक पहले पूरी तरीके से बिखर जाएगा? क्या इंडी गठबंधन का बिखरता कुनबा बीजेपी के 400 पार वाले नारे को मूर्त रूप देगा, या फिर आज अब इस बड़ी बहस पे इसी मुद्दे को लेकर होगी? हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुनिए और इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव को वोटिंग के दौरान शुरू समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच दूरी अभी भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। अपना दल कमेरावादी की तरफ से कल एक बैठक की गई और साफ किया गया कि मिर्जापुर समेत उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से 6ठी लिस्ट जारी की गई, जिसमें मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद के नाम का ऐलान किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल सब साथ में है, तो ऐसे में अपना दल कमेरावादी पहले कहता है मिर्जापुर समेत जो 3 सीटें उत्तर प्रदेश की, वहां पर अपना दल कमेरावादी के जो प्रत्याशी वो लड़ेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें मिर्जापुर को लेकर भी उनके प्रत्याशी का ऐलान होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं दूरियां हैं वो पटी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी किस तरीके से चुनाव को बेहतर परिणाम की तरफ ले जाएंगे। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ यूपी की 80 सीटों पर मजबूती से लड़ने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मिर्जापुर सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसना जा रहा है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है क्या साथ में चुनाव लड़ते हैं या तस्वीर कुछ और आने वाले समय में देखने को मिलती है। अरशद के साथ रवि कुमार, इंडिया। तो देखिए, आज इसी मुद्दे को लेकर बहस होगी, क्योंकि इंडी गठबंधन में दरार बढ़ी की तकरार एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में जिस तरीके से अब सियासत अपना रुख लेना शुरू कर चुकी है। दरअसल आप पल्लवी पटेल या फिर अनुप्रिया पटेल की बात करें और यहाँ पर देखिए अपना दल के 3 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। ऐसे में ये समझा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी साथ ही साथ जो पूरा इंडी गठबंधन है उसको यहाँ पर झटका लगा हुआ है। तो देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मनीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अशोक तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करूंगी। विजय खेरा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन अशोक तिवारी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद थी कि पहले सलाह मशवरा होगा। क्या वजह रही कि 3 सीटों पर आप ही के सहयोगी दल की तरफ से 3 प्रत्याशी उतार दिए गए? जी मनीषा जी, देखिए, जो देखने में लगता है होता नहीं है ऐसा। सच्चाई है, बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमारे यहाँ सब चीजें चल रही हैं और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो सोच समझ के उतारे गए जी। और इसमें जहां तक आपस की बात है, आपसी सहमति से हर चीज होगी और अच्छे से होगी और आपस में तो बातचीत चलती रहती है। आपस में बातचीत चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हर दल में होता है, सभी दलों में आपसी सामंजस्य होता है और आपस में बैठ के बात होती है और एक नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। जहां तक मिर्जापुर का सवाल है, उसमें हमारे प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और ये समाजवादी पार्टी का निर्णय है और समाजवादी पार्टी का निर्णय सभी को मान्य होता है। सर, अब तो प्रत्याशी घोषित करना ही पड़ेगा ना। 2019 में भी उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन आपने उनका टिकट काट के फिर किसी दूसरे को टिकट दिया था। लेकिन अब क्या वजह है? क्या पल्लवी पटेल को अब ये बगावत भारी पड़ने वाली है? क्या इंडी गठबंधन में दरार की अटकलें तो अब है और ये केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी ने भी आप लोगों को झटका दिया। पहले सीट फॉर्मूले को लेकर ही हर दल आप लोगों से अलग हो रहा है। ये वजह क्या है? क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? कोई वजह नहीं है और इसमें सीट सहमति को लेकर के कोई वजह ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। कोई सामंजस्य,
पूरी तरह से सब पार्टी में सिर्फ एकता है और सभी लोग अपनी अपनी मांग कर सकता है, हर कोई मांग कर सकता है, हर कोई कह सकता है कि हमें यहाँ से सीट चाहिए। ये तो विचार करना पड़ता है कि कौन जीत सकता है, कौन कहाँ से जीत सकता है और किसका कहाँ पर कैंडिडेचर सही है। तो लेकिन मिर्जापुर से उम्मीदवार उतारने की क्या जरूरत है सर? फिर अगर आपसी सहमति थी, चलिए ठीक है, आप लोगों ने माना कि चलिए ठीक है, हमारा चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कहाँ दिक्कत है? क्यों मिर्जापुर से आप लोगों को उम्मीदवार उतारना पड़ा? इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि जो प्रत्याशी जहां से जीत सकता है, जहां से जो जिताऊ प्रत्याशी है, तो सर यही वाला कैंडिडेट राजेंद्र बिंद को आपने उतारा है ना? आप लोगों ने उन्हीं को टिकट दिया है, 2019 में उन्हीं का टिकट आपने काटा था। जी जी, जो जहां से जीतने लायक है पार्टी उसी को टिकट देती है जो जहां जीतने लायक होता है। ठीक है, और स्पष्ट है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आपसी सहमति बनती है, आपस में बातचीत होते हैं, लोग क्लेम भी करते हैं, ठीक है, और बातचीत भी होती है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं हैं कि आपकी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रियंका गुप्ता जी, उन्हीं से ले लेती हूँ। प्रियंका जी, कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, एकदम साफ रणनीति है, ये अशोक तिवारी जी कह रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल है ना कि फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर आप लोग अलग अलग, आप लोगों के कहने के लिए इंडी गठबंधन है, लेकिन आप लोगों के जो सहयोगी दल है, क्षेत्रीय दल है, वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से चल रहे हैं ना। फिर देखिए, मुझे लगता है कि पार्टियों का जो सीट शेयरिंग की बात है वो पूरी तरह से तय हो चुकी है, पूरी तरह से सबके सामने है। कौन कौन सी सीटें हमारे पास है, कौन कौन सी सीटें जो है हमारे सहयोगी दल के पास है, ये पूरी तरह से मीडिया में है, पूरी तरह से देश के सामने है, और सभी लोग समन्वय समिति के साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो बीएलओ की लिस्ट ट्रांसफर करना हो, चाहे वॉर रूम में उनके लोग हमारे वॉर रूम में, हमारे लोग उनके वॉर रूम में, और इसके साथ में पूरी जितना भी सिस्टम है, जो ब्लॉक से लेकर आप अध्यक्ष जो लेवल तक, वो सारा सिस्टम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, और मुझे नहीं लगता किसी तरह की भी कोई भी यहाँ पर असमंजस की स्थिति है। हाँ, पर हकीकत ये है कि कौन किसकी पार्टी को टिकट दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अगर हमें 24 के चुनाव की बात करनी है तो लोकतंत्र का महापर्व है, और इस समय हमें सिर्फ बात करनी चाहिए उस जनता की, उस देश के लोगों की और उनकी जरूरतों की। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये कब बताएगी कि उन्हें क्या दिया, किसको टिकट, लेकिन आप ये बताइए, नहीं प्रियंका जी, ठीक है, आप लोग जनता की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को उजागर करनी चाहिए। विपक्ष में आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका यही हो जाती है, लेकिन आप लोगों के अंदर जो असहमति है या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच अभी तक फंसा हुआ है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, आप ये बताइए प्रियंका जी कि अखिलेश यादव जो है, प्रियंका जी एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी उतारते हैं यहाँ पर, अनुप्रिया पटेल अपना उतारते हैं, पल्लवी पटेल अपना, लेकिन ये किस तरीके से, अब आप सहमति कैसे बताएंगे? आप ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में मुद्दे उठाकर लेके जाएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर तो जनता के बीच एक नेगेटिव नैरेटिव है ना मैम। या तो आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं मतलब ये बताने में असमर्थ हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी तरह से इलेक्शन में जा रहे हैं। भाई, आपको क्या समस्या है, कहाँ पर पेच फंसा है, कौन सा पेच फंसा है? नहीं प्रियंका जी, सबके कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं, सबकी लिस्टें आ रही हैं, सबकी इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी, और हम तो नहीं, आप ये बताइए ना प्रियंका जी, आप सुनने को तैयार नहीं है मैम, सुनिए, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो इंडी गठबंधन का ही एक सहयोगी दल है, वो अपने कैंडिडेट को मिर्जापुर से उतारती है, पल्लवी पटेल अपना कैंडिडेट उतारती है, तो क्या आपस में आप लोग लड़ेंगे क्या? ये सवाल है। पार्टी के नेता नहीं कि छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, आप कर्नाटक में देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर तो चल ही रहा है। इससे जनता का क्या लेना देना है? जनता की बात कहाँ हो रही है? आज मुद्दों में जनता के मुद्दे नहीं है। अरे भैया, कौन किसको टिकट दे रहा है ये उसकी पार्टी का डिसीजन है, लेट देम हैंडल। ये उनको डिसाइड करना है, ये बैठ के भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बात भी नहीं हो रही है मैम, भारतीय जनता पार्टी से उनका सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरों के टिकट डिसाइड करेगी तब तो ठीक है, ये डिस्कशन होना चाहिए।
नहीं, वो अपना डिसाइड कर रहे हैं, आप लोग अपना डिसाइड कर नहीं पा रहे। सवाल इसीलिए है कि इंडी गठबंधन कहने के लिए एक मंच पर साथ आते हैं 26 के 26 दल, लेकिन उसके बाद आप लोगों में वो सहमति बनती नजर नहीं आती है, और जो नजर आ रहा है उसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विजय खेरा जी। विजय खेरा जी, अब ये जो जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने एकाएक अपने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए, यहीं पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी अपनी जो सूची है 6 जिलों की वो भी उतार दी है, 6 लोकसभा सीटों की। दरार पड़ती नजर आ रही है क्या इंडी गठबंधन में? आप इसमें 2 बातें जरा ध्यान से देखिएगा। इंडी गठजोड़ जो हुआ था वो शुरू से ही बिखराव की दिशा में चला। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आपस में मध्य प्रदेश का चुनाव तो बहुत ये मालूम था, ये बोलेंगे, हमें मालूम था ये जरूर बोलेंगे। अभी हमने आपको भ्रष्ट नहीं कहा, जो कहने तब बोल लेना। मुझे लग रहा है कि आप सीनियर व्यक्ति हैं, थोड़ा जब मैं बोलूंगा कि आप भ्रष्ट हैं इसलिए इकट्ठे हो रहे तब बोल लेना ना। अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं आपके। और ये चुनावी बॉन्ड क्या है सर? आप ही बता दीजिए चुनावी बॉन्ड क्या है? आप भाजपा की तरफ से बोल लीजिएगा, मैं बैठा हूँ। सीनियर आदमी है, अब आपसे क्या बहस करना? चुनावी बॉन्ड क्या है? आज चुनावी बॉन्ड भ्रष्ट जो बोल लीजिए, आप जब खत्म हो जाए तब बताइए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और चुनावी बॉन्ड उसका जीता जाता उदाहरण है। प्रियंका जी, ये चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर तो हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उसका नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, आपके बारे में वो नहीं इंटरप्ट कर रहे थे ना मैम। प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए, फिर मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सीनियर लेवल पर बैठी हैं, आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ ना मैम, कि पैनल पर आप अपनी बारी का इंतजार करें और फिर अपनी बारी पर आप बोलेंगी। मैं दूसरे का जवाब भी सुन लूं ना मैम। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप इकलौती व्यक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं बीजेपी का पक्ष सुन लूं, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मैम, प्लीज। प्रियंका जी, किसी को ना हमें ना आपको, इनने कसम खा लिया कि आज की डिबेट खराब करनी हमने। ठीक है विजय जी, आप मुद्दे पर रहिए। ठीक है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए, फिर मुझे दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। आप जल्दी से अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए ताकि मैं दूसरे मेहमान के पास जा सकूं। सीमा है, नॉन स्टॉप बोले चले जा रही है, आपको भी नहीं बोलने दे रही है। ठीक है विजय जी, हमने अभी खाली यही बोला था, इनका इतिहास देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी का, कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आपस में, कमलनाथ जी ने और अखिलेश जी ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा था, तो खैर वो इकट्ठे हो गए। मायावती जी बहुत कोशिश की, इनके साथ नहीं गई। तो पहले ये बड़ा भारी कमजोर गठबंधन है, इतने कमजोर गठबंधन में जो लोग थे वो भी एक एक करके चले गए। अगर इतिहास देखा तो पहले इनके चाचा ही चले गए थे, बड़ी मुश्किल से मना के लाए। उसके बाद अब की बार में क्या हुआ, पहले राजभर जी चले गए, ओम प्रकाश राजभर जी, उसके बाद चौहान साहब चले गए, दारा सिंह जी, अब पल्लवी पटेल का चली गई, स्वामी प्रसाद जी इनके पास बचे हैं, वो भार स्वरूप है। पूरा हिंदू समाज उनको नफरत करने लगा है। उनने जो हरकतें की, रामचरितमानस को गाली दी और भगवान राम के खिलाफ बोले, उनको इन्होंने फिर बिठा रखा है, शायद टिकट भी देने वाले हैं। इनने वरुण पे हाथ डाला, वरुण इनके कब्जे में आ नहीं पाए। तो शुरू से हालत जिस पार्टी की ये है कि क्या लोग वो क्या क्यों छोड़ते हैं? लोग 3 कारणों से छोड़ते हैं, या उन्हें मान सम्मान नहीं मिला तब छोड़ते हैं, या वो देख लेते हैं जनता का रुख किस तरफ है तब छोड़ते हैं, या राजनीतिक दिशा देखते हैं। तो सब देख रहे हैं कि इस समय मोदी जी का जादू पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, इसीलिए वो देख रहे हैं नेता लोग जितने मजबूत। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो तमाम प्रत्याशी हैं, या फिर ये जो नेता है बड़े बड़े, वो बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपना भविष्य वो कांग्रेस में या फिर अन्य दलों में नहीं देख पा रहे हैं, है ना, अपने भविष्य को नहीं तलाश पा रहे हैं, और यही वजह है कि वो अब दल बदल की राजनीति करें। ठीक है, इसी पर मनीष अग्रवाल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी पल्लवी पटेल के द्वारा हालांकि घोषणा की गई है, अभी तक प्रत्याशी उतारे नहीं गए हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में, लेकिन अगर अलग से प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल पल्लवी पटेल, अपना दल। देखिए मनीषा जी, जैसा मैं इस डिबेट को समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है आपका कहना ये है कि एक कॉमन कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे पल्लवी पटेल जी का हो, तभी विपक्ष मजबूत होकर भाजपा के अगेंस्ट लड़ पाएगा। लेकिन इस गठबंधन की, जो इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी और जो आज की स्थिति है, आप केरला में देखिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, पंजाब में आप देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। तो बेसिकली गठबंधन का स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए कि बीजेपी के सामने एक कॉमन कैंडिडेट हो सारी पार्टी इसका मिला के, तभी वो इससे फाइट कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग इस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं कि
224 सीट 2019 में भाजपा 50% ज्यादा वोट से जीती थी। तो अगर उनका कंसोलिडेशन 50% के वोट की तरफ बढ़ता जाता है, जैसा कि वो विभिन्न रैलियों में कह रहे हैं, तो अगर इनका एक कैंडिडेट हो सामने या दो कैंडिडेट हो या तीन हो, लेकिन रिमेनिंग वोट शेयर करने के लिए इनके पास 49% ही बचेगा, तो विनेबिलिटी का आधार जो है वो कम होता जा रहा है। अब अखिलेश जी ने भी वहां कैंडिडेट खड़ा करा है, पल्लवी जी ने भी खड़ा है, तो वो फायदा तो भाजपा को ही होगा ना, क्योंकि वोट्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो विपक्ष को ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए थी सीट कोलैबोरेशन की कि एक कॉमन कंसेंसस का कैंडिडेट हो भाजपा के सामने, जिससे वो अच्छे से लड़ पाए। क्योंकि अगर भाजपा इस बार के चुनाव में 272 सीटें 50% वोट से ज्यादा से जीत गई, जैसा कि वो टारगेट कर रहे हैं, तो विपक्ष के गठबंधन की अहमियत और कम होती है। तो ये तो इजी कर रहे हैं ना, अब इंडिया गठबंधन अपने आपस में लड़कर ये तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और इजी चुनाव कर रहे हैं। लड़ाई आप टफ देने की बजाय, नेक टू नेक देने की बजाय उनके लिए और रास्ता आसान कर रहे हैं। क्यों अशोक तिवारी जी, रास्ता आसान कर रहे हैं आप लोग? अगर आपस में आप लोग लड़ेंगे, अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, तो बीजेपी या फिर एनडीए को आप टक्कर कैसे दे पाएंगे सर? मनीषा जी, यही आप कहना चाह रही थी, यही आपकी डिबेट का टॉपिक था। मैं बोलूं? हाँ, एक मिनट। हाँ मनीष अग्रवाल जी, आप अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अशोक तिवारी जी के पास जा रही हूँ। मनीषा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर कॉमन कंसेंसस कैंडिडेट नहीं होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो 224 सीटें 50% वोट से ज्यादा जीते हैं, उनका कंसोलिडेशन होता जाएगा, विपक्ष के कैंडिडेट की अहमियत कम होती है। ठीक है, अशोक तिवारी जी। जी मनीषा जी, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कोई विवाद नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विवाद है ही नहीं। आपसी सहमति सारी चीजें हो रही हैं। जो भी सीट डिक्लेयर की गई है वो आपसी सहमति से डिक्लेयर की गई है। तो वोट बटेगा नहीं क्या? वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्या? कोई भी वोट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट पे कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। जब सभी लोग एक साथ हैं, हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है। हमारे यहाँ हर दल जो भी हमारे साथ है वो हमारे साथ है। आपस में बातें होती ही होती हैं, आपस में सीटें मांगी जाती ही जाती हैं। जयंत चौधरी भी आपके साथ थे सर, जयंत चौधरी भी आपके साथ थे। हाँ, कोई विवाद नहीं होता है इसमें। सभी लोग एक साथ एकजुट हैं, एकजुट होकर के भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैद होकर के ये मुकाबला हो रहा है। क्यों नहीं फिर सर? एक कैंडिडेट क्यों नहीं? कोई एक प्रत्याशी क्यों नहीं? कोई एक चेहरा क्यों नहीं? जी, एक चेहरा क्यों नहीं? एक प्रत्याशी क्यों नहीं? एक प्रत्याशी ही है हमारे यहाँ, एक प्रत्याशी है हमारे यहाँ, एक प्रत्याशी ही रहेगा। आपस में अभी चुनाव हो रहा है, अभी चुनाव देखिए धीरे धीरे आगे होता क्या है। आगे देखिए धीरे धीरे क्या होता है। जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, जहां से घोषित किया गया है, वो प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। तो मतलब पल्लवी पटेल आपसे अलग है, वो आपके साथ मिलकर नहीं, आपके सहयोगी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल फिर अलग है, आप ये कह रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट है। वहां उन्होंने ऐलान कर दिया, वहां उन्होंने घोषणा कर दी, उसके तुरंत बाद आप लोग एक कैंडिडेट उतार देते हैं मिर्जापुर से। पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। पल्लवी पटेल जी का सादर सम्मान करते हैं हम लोग। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं और सभी के सम्मान के साथ चल रहे हैं आगे। इस समय कहीं कोई विवाद ही नहीं है। हम कह रहे हैं कोई विवाद हमारे में नहीं है। देखने में जो आ रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पल्लवी पटेल जी से कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। सब एकता है और एकता होकर के हम आगे चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर ये कैसी एकता है सर, जो समझ में नहीं आ रही है? पता नहीं क्यों आप लोग बस मंच पर एक साथ हो जाते हैं, उसके बाद सीटें आप अपने हिसाब से लड़ेंगे। ऐसे हमने पंजाब में देखा, ऐसे हम बिहार में देखा, ऐसे हमने कर्नाटक में देखा और ऐसे अब उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। ठीक है, आप उसका जवाब नहीं देंगे, वो मैं समझ चुकी हूँ। प्रियंका जी का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। प्रियंका जी, अगर सब कुछ ऑल ओके है, ऑल इज गुड है, तो फिर एक प्रत्याशी क्यों नहीं उतार पा रहे हैं आप लोग? इंडिया गठबंधन अगर एक है तो सब सहमति के साथ, सब लोग एक सुझाव के साथ एक प्रत्याशी उतार दीजिए। हिंदुस्तान जो है ना एक बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी किसी भी जो है ना पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये उसका अपना निजी अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि निजी रूप से मैं सक्षम हूँ तो उसको लड़ना चाहिए और यही हुआ। अब इसमें किसी की क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अब ना कांग्रेस पार्टी कोई ऑब्जेक्शन कर सकती है और ना ही जो है सपा पार्टी ऑब्जेक्शन। तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अगर अपना इकलौता कैंडिडेट उतार दिया है। मैम एक बार सवाल आप सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगी ना। मैम एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, ये ठीक नहीं है ना, आप सवाल नहीं सुन रही हैं और बस बोले जा रही हैं। आप सवाल सुन लीजिए। आपने कहा सक्षमता को लेकर आपने बात कही है, तो यानी कि समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि हम पल्लवी पटेल से ज्यादा सक्षम है। उधर सक्षम पल्लवी पटेल अपने आप को मान रही है कि हम तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा सक्षम है।
समाजवादी पार्टी बताएगी, ना आप बताएंगे यहाँ बैठ के, ये तो वक्त बताएगा, ये देश की जनता बताएगी कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना मजबूत है और मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहली बात तो मुझे तो लग रहा है कि आज डिस्कशन जो होना चाहिए मुद्दों पर होना चाहिए। आज देखिए कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए हैं और चुनाव आयोग मुंह बनकर दर्शक बनकर देख रहा है। तो हकीकत ये हर तरह से कांग्रेस को कमजोर करने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट से करती चली आ रही है। आज सबसे ज्यादा अमीर पार्टी कौन है, किसके 5 स्टार कार्यालय बने हुए हैं। तो हर तरह से चाहे विधायक को खरीदना हो, चाहे किसी सांसद को खरीदना है, चाहे किसी को टिकट दिलवाना है, तो हर तरीके से बीजेपी पार्टी इस तरह का फ्रॉड करती चली आ रही। और क्या पता इस साजिश में बीजेपी का ही हाथ हो। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साम दाम दंड भेद से पूरी तरह से विपक्ष टारगेट करती चली आ रही है। नहीं तो आप इसे साजिश बता रही हैं कि चलिए ठीक है, आप लोगों ने अलग अलग अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं तो साजिश यानी कि पल्लवी पटेल बीजेपी के साथ ही है। फिर आप बी टीम बता रही हैं क्या पल्लवी पटेल को? अरे देखिए, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है साजिशें रचती चली आ रही है और मुझे लगता है कि उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने वाली। इस देश की जनता ने तय कर लिया है। आप ये कह रही कि अगर आप लोगों के सहयोगी दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से, तो इसमें साजिश बीजेपी की है। इस देश की महिलाओं ने तय कर लिया है कि वो महिला न्याय के लिए वोट करेंगी और इस देश के युवाओं ने तय कर लिया है। ये बी टीम वाला सवाल जो आपने इनडायरेक्टली घूम फिरा के बोला है, मैं उसका डायरेक्टली डॉक्टर विजय खेरा जी से जवाब ले लेती हूँ। भाई विजय खेरा जी, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों की साजिश है और आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ पर अपने हम लोगों के अंदर कोई फूट नहीं है, लेकिन साजिश आप लोग पूरी रच रहे हैं। पल्लवी पटेल आप लोगों की बी टीम है, उनका इनडायरेक्टली तो यही कहना था। देखिए अब इनका ये रटाया ये तो खत्म हो चुका है। बहुत सुन चुके, 10 साल से सुन रहे बराबर कि आप साजिश कर रहे हैं, आप आदमी छोड़ ले रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं। सच तो ये है। किसानों के लिए क्या ला रहे हैं? एक मिनट चुप हो जाओ, 1 मिनट तो। प्रियंका जी आप बोलने दीजिए प्लीज। आपके बारे में आप ये सभ्य तरीके से चर्चा हो तो वो ज्यादा बेहतर है ना प्रियंका जी, दर्शकों को भी समझ में आएगा। आप हियरिंग एविडेंस ले लीजिएगा प्रियंका जी, उसको लगाइएगा। ठीक है विजय जी। 1 सेकंड नहीं बोलने देती है। हाँ विजय जी ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इन लोग अभी कह रहे थे कि हम एकजुट हैं। अब देखिए एकजुट में 2 ही लोग बचे ना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। एक एक करके इनके 4 खंभे गिर गए, भारी खंभे गिर गए। जयंत चौधरी इनको छोड़ के चले गए। ओम प्रकाश राजभर ने शुरू से ही कह दिया था कि एयर कंडीशन में बैठ के चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद दारा सिंह चौहान चले गए, अब पल्लवी पटेल चलेगी। फिर भी कह रहे एकजुट हो गए। अब जब भी इन्होंने कुल 5 सीटें समाजवादी ने जीती थी और 10 जीती थी बासपा ने, तो बासपा इनसे अलग चुनाव लड़ रही है, तो 10 में से शायद ही कोई जीते। 5 में से भी अभी ये हार चुके हैं, 2 सीटें आजमगढ़ हार चुके हैं, रामपुर हार चुके हैं। अब बची है इनके पास 3 ही जीतने के लिए। उसमें से भी संभल में खैर भगवान की दया से उनके पास अब नेता नहीं बचा, किसी और को उनके परिवार से लड़ा रहे हैं। और अब अकेली मैनपुरी एक आधा सीट अगर इनको मिल जाए तो मिल जाए, वरना समाजवादी पार्टी ने अपना घर खुद खत्म कर लिया है। उनके व्यवहार से, उनकी लोकप्रियता से, उनके बोलने से, जो बोलते हैं दोनों जो पार्टी बची है, जो राहुल गांधी और ये बोलते हैं आपस में, जनता में इनकी इमेज खुद एक गिराते चले जाते हैं। दूसरा कोई क्या करे? हम तो खाली काम कर रहे हैं और विकास की दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में हम पर दुनिया भर के चार्ज लगाते हैं, मोदी जी को गालियां देंगे, दिन भर एक काम इनके पास रह गया। भ्रष्ट खुद है, भ्रष्टता में इनके आजम कहाँ गए और दुनिया भर को दिखाते पड़े। भ्रष्टों का एक जमावड़ा कितने दिन तक जनता बर्दाश्त करेगी? एक करके इनको साफ कर दिया उत्तर प्रदेश से। अब योगी जी का इतना काम है, लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया है। मोदी जी का जादू है, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान को पूरे विश्व में चमका दिया है। डिफेंस में एक अब क्या बताएं, टनल ये नहीं बना पाए थे, हमने बना दिया। अरुणाचल में हमने बना दिया। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट सभी से ले लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, क्या आने वाले समय में इंडी गठबंधन एक एक कर बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्या इंडी गठबंधन में टूट नजर आ रही है जिस तरीके से हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं? देखिए मनीषा जी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो टास्क था वहीं से ये क्लियर होना था कि कौन किसके गठबंधन में है, और वो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वो दिखता जा रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पार्टियां ऐसी हैं जो एक भी सीट नहीं जीत सकती, लेकिन बड़ी पार्टियों को उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वोटों का कंसोलिडेशन करना पड़ता है। अपना दल पहले ही भाजपा के साथ था, अपना दल कमेरावादी अगर अलग से लड़ेगा ना, तो वो जो वोटों का बाइफर्केशन होगा, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिलेगा। और विपक्ष को अपना गठबंधन बनाने का कारण ही ये था कि हम ये वोटों का बाइफर्केशन रोक पाए, जो इस समय लग रहा है कि वो पूरी तरीके से असफल है। इसलिए और तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी कह रही है कि ये तो साजिश है बीजेपी की, यही तो बीजेपी चाहती थी, ये तो साजिश है, लेकिन हालांकि होगा नहीं, वो ये कह रही है।
जब तक आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारे रख के चुनाव नहीं लड़ेंगे एकजुट होके, तब तक आप इतने मजबूत पक्ष का सामना नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना होगा कि एक आध सीट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आप देख रहे हैं कांग्रेस ने कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है कि 80 में से वो सिर्फ 17 सीट लड़ रहे हैं। देश की दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष जो है, सबसे बड़े राज्य में आधी सीटें भी नहीं लड़ रहा। मुझे तो लगता है कि आखिरी में क्या ये उतनी सीटें लड़ेंगे? फाइनल कमेंट आपका बनाने के लिए। मनीषा अग्रवाल जी को आप सुन रहे होंगे, उन्हीं का जवाब दीजिए, छोटा सा काउंटर और उसी के साथ आपका फाइनल कमेंट। जी जी मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई दरार नहीं। नंबर 1, बहुत आपसी सहमति से सारा काम हो रहा है और सभी चीजें आपसी सहमति से हो रही है। और जो टिकट डिक्लेयर किए गए हैं वो जीतने के हिसाब से डिक्लेयर किए गए हैं। और कोई भी वॉकओवर हम नहीं दे सकते। भाजपा को कहीं से भी कोई सुराग नहीं दे सकते। हम भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भाजपा हारेगी, जनता जीतेगी। रणनीति कैसी है सर? यहाँ पर आप लोग वोट डिस्ट्रीब्यूट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को होगा ही ना। फिर प्रियंका जी कहती है कि बीजेपी की साजिश है। आप लोग उस साजिश को और कामयाब क्यों कर रहे हैं? साजिश नहीं कह रहे, हमने साजिश नहीं कहा बीजेपी की। हमने साजिश कहा ही ठीक है हमने साजिश नहीं कहा है। हम कह रहे हैं हम पूरी तरह से मजबूत हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं और जनता की बेहद मांग पर, जनता की के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता की बेहद मांग पर जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा को 80 के सीटों पर पटखनी देने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सब बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तरफ 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, एनडीए कर रही है, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर आप पटखनी भी देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है अशोक तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास समय का अभाव है वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। तो देखिए यही है कि इंडी गठबंधन में दरार, और जिस तरीके से अब पल्लवी पटेल हो, उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 6 लोकसभा सांसदों के लिए जो प्रत्याशी हैं उनको घोषित कर दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का रास्ता और ज्यादा आसान और साफ हो गया है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।